नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अगला पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर महान, जो कि हर एक परीक्षा के लिए जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण सबसे पहले देखते हैं सिकंदर का जन्म। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में इनका जन्म हुआ था और राज्यारोहण इनका था 336 ईसा पूर्व में इनका राज्यारोहण हुआ था और इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में इनकी बेबीलोन जो कि इराक में है, इराक के बगदाद शहर में। तो ईरानी आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत पर एक दूसरे यूरोपीय आक्रमणकारी का शिकार हुआ। इस महान आक्रमणकारी का नाम सिकंदर महान था। सिकंदर मैसेडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। यानी जो सिकंदर महान था वह मैसेडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय का लड़का था और अपने पिता की मृत्यु के बाद वह 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। वह प्रारंभ से ही बहुत महत्वाकांक्षी था। इसी क्रम में उसने यूरोप, तुर्की, ईरान, इराक और अफगानिस्तान को जीतते हुए काबुल घाटी के खैबर दर्रे से भारत पर पहुंचा। तो यह पूछा जाता है कि सिकंदर महान भारत में किस घाटी से प्रवेश किया। तो काबुल घाटी के खैबर दर्रे से वह भारत में प्रवेश किया और हिंद कुश के उत्तर में भारतीय मूल के राजा शशिगुप्त ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा भारत में सर्वप्रथम तक्षशिला के शासक आम्ही ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार किया था। तो एक युद्ध हुआ जिसका नाम है झेलम का युद्ध, उसी का नाम है शस्त्र का युद्ध और उसी को हाइडेसीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और जो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो यह युद्ध जो हुआ था वह झेलम नदी के किनारे हुआ था और इसमें पोरस और सिकंदर के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें पोरस पराजित हुआ, किंतु सिकंदर महान पोरस की बहादुरी से खुश होकर उसे उसका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर की वापसी यहाँ से सिकंदर जाता है तो सिकंदर की सेना विजय करती हुई ब्यास नदी जा पहुंची। यहाँ उसका सामना कट जनजात से हुआ जिसमें सिकंदर के 17,000 सैनिक मारे गए और बचे हुए सैनिकों ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर के आक्रमण के कौन कौन से कारण थे? जैसे नंबर 1, सिकंदर की सेना थक गई थी और दूसरा है ब्यास नदी के आगे खनन जैसे शक्तिशाली राजा का होना। तो सिकंदर ब्यास नदी से लौटने के पूर्व अपनी विजय की सीमा अंकित करवाने के लिए यूनानी देवता अपोलो की स्मृति में ब्यास नदी के तट पर 12 विशाल वेदिकाएं बनवाई और इसकी पूजा की। तो वापस लौटते समय सिकंदर का मालव जनजाति से संघर्ष हुआ जिसमें सिकंदर घायल हो गया। उसने वहाँ के सभी नर नारियों को मौत के घाट उतार देने का आदेश दिया। इसके बाद वह मूसिक राज्य व पाटन यानी गुजरात को जीतता हुआ मकरान तट के स्थल मार्ग से वापस लौट आया।
सिकंदर ने अपने सेनापति निरियाकस को समुद्र के रास्ते लौटने का आदेश दिया था। और सिकंदर के आक्रमण के कौन कौन से प्रभाव पड़े थे, तो जैसे सिकंदर भारत में कुल 19 महीने तक रहा। विंसेंट स्मिथ के अनुसार सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। यह पूछा जाता है कि किसने कहा है कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। प्लूटार्क के अनुसार यदि सिकंदर भारत में न आया होता तो भारत में कभी भी बड़े बड़े महानगर न बसते। यानी प्लूटार्क कहता है कि अगर सिकंदर भारत में नहीं आया होता तो जो इतने बड़े बड़े महानगर बसे हुए हैं यह नहीं बसते। और सिकंदर के युद्ध के परिणाम कौन कौन से हुए हैं, तो इसने पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों को विजित कर उसे प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया, जिसके तहत इसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहित किया। सिकंदर ने बूके फाल यानी उनके घोड़े के नाम पर सिकंदरिया तथा इकैया यानी विजयनगर नामक नगरों की स्थापना की। सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत में उलूक शैली के सिक्के चलाए। इसके बाद भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण को कला की एक नवीन शैली जिसे हेलेनिस्टिक शैली का जन्म हुआ। इसका विस्तृत रूप में कनिष्क के समय गांधार कला में देखने को मिलता है। सिकंदर के साथ निरियाकस, अरिस्टोबुलस तथा आर्यसिकट्स जैसे इतिहासकार भारत आए। निहार-रंजन के अनुसार मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर अंकित पश्म आकृतियों पर यूनानी कला का प्रभाव है। तो इस प्रकार से यूनानी आक्रमण का ये पाठ समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।